हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लास में आज का हमारा टॉपिक है कक्षा 10 का जो पार्ट 7 चल रहा था। उसमें हम देखेंगे आज वर्गीकरण की आवश्यकता। तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी। 1800 तक 31 तत्वों के बारे में पता था। 1865 तक लगभग 63 तत्वों के बारे में जानकारी प्राप्त हो चुकी थी और आज IUPAC जो एक संस्था है जो तत्वों का नामकरण वर्गीकरण करती है, इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसके अनुसार आज 118 तत्वों के बारे में पता है। प्रकृति में 118 तत्व मौजूद है इस संस्था के अनुसार, और इनमें से कई तत्व जो ऐसे हैं जो मानव द्वारा निर्मित है। सभी तत्वों को अलग अलग याद रखना और उनके रासायनिक भौतिक गुण, उनसे बनने वाले तत्वों के गुण के बारे में ये सब एक साथ ज्ञात करना बहुत कठिन हो सकता है। इस कारण इनके वर्गीकरण की आवश्यकता महसूस हुई जिससे इनका अध्ययन सरल हो सके। तो देखिए तत्वों का वर्गीकरण क्या है। सबसे पहले डोबेराइनर नाम के वैज्ञानिक ने 1829 में इन्होंने 1829 में तत्वों का वर्गीकरण किया। उन्होंने तीन तत्वों के समूह बनाए जिन्हें त्रिक कहा। तीन तत्वों का ग्रुप बनाया, उन्हें त्रिक कहा। इनके भौतिक और रासायनिक गुण समान थे, इन्हें डोबेराइनर के त्रिक भी कहते हैं। इस नियम के अनुसार मध्य वाले तत्व का परमाणु भार शेष दो तत्व के परमाणु भार के औसत के लगभग बराबर होता है और उनके गुण भी दोनों तत्व के गुण के मध्य के है। देखिए उन्होंने जो त्रिक बनाए थे, लिथियम इसका परमाणु भार होता है 7, पोटेशियम इसका परमाणु भार होता है 39। इन दोनों तत्वों के परमाणु भार का औसत यानी 39 और 7 ये हो गया 46। इसका औसत जो होता है वो बीच वाले तत्व के परमाणु भार के लगभग बराबर होता है, यानी इसका बीच का तत्व है सोडियम। तो ये इस टाइप से उन्होंने एक त्रिक बनाया। लेकिन डोबेराइनर केवल 3 ही त्रिक के बारे में पता लगा सके। पहला त्रिक ये, दूसरा त्रिक ये है इनके परमाणु भार, और तीसरा त्रिक है क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इनके परमाणु भार ये है। तो इन 3 ही त्रिक के बारे में डोबेराइनर बता सके। आगे ये नियम सक्सेस नहीं हुआ। इसके बाद न्यूलैंड का अष्टक नियम। इस नियम के अनुसार अंग्रेज रसायन वैज्ञानिक जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड ने 1865 में अष्टक नियम दिया। इस नियम के अनुसार अगर तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो 8वें तत्व के गुण पहले तत्व के समान होते हैं। जैसे संगीत के जो स्वर होते हैं सा रे गा मा पा धा नि सा, 7 स्वरों के बाद 8वें स्वर जो है वो पहले स्वर जैसा होता है। जैसे लिथियम इसका परमाणु क्रमांक होता है 3, इसके 8 आगे वाला जो परमाणु क्रमांक वाला तत्व है सोडियम, इससे समानता दर्शाता है। इसी टाइप से बेरिलियम जो 4 परमाणु क्रमांक वाला तत्व है, ये मैग्नीशियम यानी 12 परमाणु क्रमांक वाले तत्व से समानता दर्शाता है। इसी प्रकार बोरोन 5 नंबर एल्यूमिनियम से 13 नंबर से समानता दर्शाता है। इसी प्रकार कार्बन 6 नंबर सिलिकॉन से जो कि 14 नंबर वाला तत्व है समानता दर्शाता है। तो इस टाइप से प्रत्येक तत्व अपने 8वें तत्व से समानता प्रदर्शित करता है। लेकिन ये नियम भी कैल्शियम के आगे उपयुक्त सिद्ध नहीं हुआ। कैल्शियम जो 20 नंबर का परमाणु क्रमांक वाला तत्व है, ये पूरी आवर्त सारणी जो तत्वों का वर्गीकरण है, ये मैंने अपने पहले वीडियो में ही बता दिया है। आवर्त सारणी चुटकियों में नाम से जो मेरा वीडियो है उसके अंदर आपको कंप्लीट तत्वों के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी, और वो याद करने के बाद आप सभी तत्वों को इजी वे में आसानी से याद कर सकेंगे। तो इसे याद करने से पहले आप वो वीडियो ज़रूर देखें। सबसे पहले आवर्त सारणी बनाने का श्रेय है मेंडलीव को। तो हम मेंडलीव की आवर्त सारणी के बारे में पता करेंगे क्या है ये। उन्होंने तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया। परमाणु भार के क्रम में इन्होंने
तत्वों को व्यवस्थित किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यानी मेंडलीफ ने जो आवर्त सारणी बनाई थी वो परमाणु भार के आधार पर उन्होंने ये नियम दिया, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। ये मेंडलीफ का आवर्त नियम है। उन्होंने आवर्त सारणी को क्षैतिज पंक्तियों में और ऊर्ध्वाधर स्तंभों में विभक्त किया। उन्होंने इन्हें ऊर्ध्वाधर स्तंभों को वर्ग नाम दिया और क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त नाम दिया। इस सारणी में 8 वर्ग हैं जिन्हें 2 उपवर्गों ए और बी में विभक्त किया गया है। ए और बी उपवर्गों में विभक्त किया गया है। उस समय तक उत्कृष्ट गैसों के बारे में पता नहीं था, नोबल गैस जो शून्य वर्ग है उनके बारे में पता नहीं था, तो उन्होंने बाद में शून्य वर्ग बनाया। और उस समय 6 आवर्त के बारे में पता था, यानी 6 आवर्त और 8 वर्ग थे। 8 वर्गों में उपवर्ग ए और बी में बांटा। इन्होंने परमाणु भार के आधार पर आवर्त सारणी को व्यवस्थित किया। उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि एक ही प्रकार के भौतिक और रासायनिक गुण वाले तत्व एक ही वर्ग में आए। इसके लिए उन्होंने कहीं कहीं पे परमाणु भार के क्रम को भी तोड़ा। जैसे आयोडीन, इसका परमाणु भार होता है 126.9। इसे टेल्यूरियम इसका परमाणु भार होता है 127.6 के बाद रखा, जबकि परमाणु भार के आधार पर टेल्यूरियम आयोडीन से नीचे होना चाहिए, लेकिन आयोडीन का परमाणु भार कम होते हुए भी इसे टेल्यूरियम से नीचे रखा ताकि तत्वों की आवर्तिता जो है वो बरकरार रहे। इसके अलावा उन्होंने कुछ तत्वों की पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी, जिन्हें उन्होंने एक का बोरोन, एक का एल्यूमिनियम और एक का सिलिकॉन नाम दिया। उन्होंने पहले ही इन तत्वों के बारे में बता दिया था कि भविष्य में ये तत्व खोजे जाएंगे। इन तत्वों को बाद में स्कैंडियम यानी एका बोरोन को बाद में स्कैंडियम, एका एल्यूमिनियम को गैलियम और एका सिलिकॉन को जर्मेनियम नाम से जाना गया। इन तत्वों के बारे में उन्होंने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी। लेकिन मेंडलीफ के आवर्त सारणी के कुछ दोष हैं। कौन कौन से दोष हैं हम देखते हैं कि कुछ स्थानों पर परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम का पालन नहीं किया गया। ये एग्जाम्पल मैंने अभी आपको बताया कि कुछ स्थानों पर परमाणु भार के आधार पर तत्वों को व्यवस्थित नहीं किया गया। कुछ समान गुण वाले तत्व अलग अलग वर्ग में थे और असमान गुण वाले तत्व एक साथ ही आ गए। इसके अलावा थर्ड जो पॉइंट है आवर्त सारणी का दोष कि हाइड्रोजन को निश्चित स्थान नहीं दिया गया। और चौथा जो इसका दोष है वो है समस्थानिकों को निश्चित स्थान नहीं दिया गया इस मेंडलीफ की आवर्त सारणी के अंदर। इसके बाद हम देखेंगे जो आधुनिक आवर्त सारणी है जो हेनरी मोजले ने दी है। तो देखिए आधुनिक आवर्त सारणी, देखिए 1913 में हेनरी मोजले ने आधुनिक आवर्त सारणी बनाई। हेनरी मोजले ने इन्होंने आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक के आधार पर दी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इन्होंने नियम दिया कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मोजले का या आधुनिक आवर्त नियम लिखिए तो क्या है कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। इस आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्ति आवर्त कहलाती है और ऊर्ध्वाधर जो स्तंभ है उन्हें वर्ग कहा गया है। इस आवर्त सारणी में 18 वर्ग हैं और आवर्त जो है वो 7 है। मोजले की आवर्त सारणी में आवर्त 7 है और 18 वर्ग है। आवर्त मुख्य ऊर्जा स्तर यानी एन या कोश को निरूपित करते हैं। पहले आवर्त में 2 तत्व है और इस आवर्त को अति लघु आवर्त कहते हैं। दूसरे और तीसरे आवर्त में 8 तत्व है और इसे लघु आवर्त कहते हैं। चौथे और पांचवें जिनमें डी ब्लॉक भी सम्मिलित है इनमें 18 तत्व है और इन्हें दीर्घ आवर्त भी कहते हैं। और छठे और सातवें जिनमें एफ कक्षक है 32 तत्व है और इन्हें अति दीर्घ आवर्त भी कहते हैं। तो ये कंप्लीट 7 आवर्त, पहला जिसमें 2 तत्व अति लघु आवर्त, दूसरा तीसरा जिनमें 8 तत्व है लघु आवर्त कहलाते हैं। चौथे और पांचवें में 18 तत्व है, इन्हें दीर्घ आवर्त कहते हैं। और छठे और सातवें में 32 तत्व है जिन्हें अति दीर्घ आवर्त के नाम से जाना जाता है। हालांकि एफ ब्लॉक में आवर्त सारणी में जो क्षैतिज पंक्तियाँ हैं उनमें अलग अलग 14 तत्वों को दर्शाया गया है। तो पहली जो पंक्ति है उसके तत्व को लेंथेनाइड कहते हैं। लेंथेनाइड क्योंकि ये लेंथेनम के बाद से स्टार्ट होते हैं, इस कारण जो 4F ब्लॉक है उन्हें लेंथेनाइड के तत्व कहते हैं। और बाद वाली जो पंक्ति है उसे एक्टिनाइड कहते हैं क्योंकि ये एक्टिनियम के बाद से स्टार्ट होता है। एक्टिनियम, लेंथेनाइड जो है लेंथेनम के बाद से स्टार्ट होता है तो इसे लेंथेनाइड, और ये एक्टिनियम के बाद से स्टार्ट होता है
तो इसे एक्टिनाइड नाम से जानते हैं। 5F जो ब्लॉक है, एक ही वर्ग के इन सभी तत्वों में संयोजकता इलेक्ट्रॉन यानी जो बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन है उन सबकी संख्या समान होती है। ऊपर से नीचे जाने पर कोशों की संख्या बढ़ती है, यानी वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे तो केवल कोशों की संख्या बढ़ती है। और बाह्यतम कोश में भरे गए अंतिम इलेक्ट्रॉन के आधार पर इन्हें 4 ब्लॉक में वर्गीकृत किया गया है। बाह्यतम कोश में जो अंतिम इलेक्ट्रॉन भरा जाता है उसके आधार पर इन्हें 4 ब्लॉक में बांटा है। कौन कौन से 4 ब्लॉक है हम देखते हैं। देखिए, एस ब्लॉक फर्स्ट और सेकंड जो है वो एस ब्लॉक है। पी ब्लॉक 13 से लेकर 18 तक पी ब्लॉक है। वर्ग 13 से 18 तक पी ब्लॉक है। डी ब्लॉक 3 से लेकर 12 तक, और नीचे की जो क्षैतिज पंक्ति है उन्हें एफ ब्लॉक के नाम से जाना जाता है। नीचे की जो पंक्ति है वो एफ ब्लॉक है। तो देखिए, एस ब्लॉक के जो तत्व है उनमें फर्स्ट जो है, फर्स्ट वर्ग उसे क्षारीय धातुएं कहते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में बता दी है। और जो सेकंड ब्लॉक है उसे क्षारीय मृदा धातुएं कहते हैं, मृदा धातुएं। पी ब्लॉक के जो तत्व है, पी ब्लॉक के तत्वों को निरूपक या मुख्य तत्व भी कहते हैं। डी ब्लॉक के जो तत्व है इन्हें संक्रमण तत्व भी कहते हैं, संक्रमण तत्व। और एफ ब्लॉक के जो तत्व है इन्हें अंतः संक्रमण तत्व भी कहते हैं। और सारणी में जो यूरेनियम के बाद के जो तत्व है उन्हें परा यूरेनियम तत्व, यूरेनियम के बाद के जो तत्व है उन्हें परा यूरेनियम या ट्रांस यूरेनियम तत्व भी कहते हैं। और सारणी में बाईं ओर विद्युत धनी धातुएं और दाईं ओर विद्युत ऋणी अधात्विक तत्व है। इसमें कुछ टेढ़ी मेढ़ी लाइनें खींची गई है नीचे की ओर सीढ़ी नुमा, जो धातु और अधातु की सीमा बनाती है। इन तत्वों को उपधातु भी कहते हैं। इन्हें याद करने का तरीका, बासी थी आंटी जी सब पोले, ये याद करने का तरीका है। बासी थी आंटी जी सब पोले। बी यानी बोरोन, एसआई सिलिकॉन, थेलियम, एंस्टेटीन, जर्मेनियम, स्टेबीन और पोलोनियम। स्टेबीन को टिन भी कहते हैं। और जो कंप्लीट आवर्त सारणी है वो मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में बताई है। उसमें आपको प्रत्येक तत्व के बारे में बताया है और कैसे कौन कौन से ब्लॉक है, कौन कौन से ब्लॉक में कौन से तत्व है और उन्हें कैसे याद करना है। तो आप उसके लिए पहला वीडियो देखिए।